स्वागत दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी के काफी करीबी नेताओं में से एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधे एसआईआर के मामले को लेकर बिहार की जनता को लाकर खड़ा कर दिया दोस्तों। इसके बाद सक पका गए ईसीआई के वकील। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, किस तरीके का घमासान मचा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब नहीं बोल पाएगा चुनाव आयोग का कोई वकील। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 तारीख को बड़ी बैठक बुला ली गई है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। बताएंगे कब कब कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा सामने आया है। बताएंगे कैसे ईवीएम हैक करने के लिए उनको ऑफर दिया गया था दोस्तों, और सपा का नेता भाजपा के साथ मचा रहा था हुड़दंग, तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, बताएंगे कौन से राज्य से कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन करने से कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और जय जवान जय किसान जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी आला कमान के करीबी नेताओं में से एक योगेंद्र यादव की ओर से कोर्ट में ऐसा कुछ किया गया दोस्तों, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं बचा दोस्तों। एक तरफा एक्सपोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहस चल रही थी दोस्तों। इस दौरान कई सारे वरिष्ठ वकील मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भी वकील आया हुआ था और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्य बागची की ओर से पूरे मामले की सुनवाई की जा रही थी दोस्तों। इस दौरान काफी देर तक बहस होती है, फिर अचानक से खबर सामने आती है कि योगेंद्र यादव अपने साथ में दो व्यक्तियों को लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं दोस्तों। यानी बहस के बीच में उन्होंने बिहार के अंदर दो महिलाओं के बारे में जो जिक्र किया था दोस्तों, उनको सामने रख दिया और कोर्ट से कहा कि देखिए ये दो महिलाएं हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, इनको मृतक बताया जा रहा है जबकि ये जीवित कोर्ट के सामने खड़ी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि अदालत इस बात को खुद वेरीफाई कर सकता है कि इन लोगों को मृतक घोषित किया गया है और ये लोग जीवित है। इस पूरे मामले पर दोस्तों वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुतिकरण को लेकर आपत्ति जताई दोस्तों। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ये क्या ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा तो टीवी स्टूडियो में चलता है, यहाँ कोर्ट में ये ड्रामेबाजी नहीं चलती है। द्विवेदी ने ये बयान इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि अभी तक वो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे कि पूरी तरीके से सही कार्रवाई की गई है, एसआईआर को सही से बिहार में लागू किया गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा घपला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट से मृतकों का नाम हटाकर जो लोग जीवित है उनका नाम मृतकों में ऐड कर दिया गया है दोस्तों। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील ने बोलना शुरू किया कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि हमारे देश का नागरिक आज हमारी अदालत में कोर्ट में आया हुआ है, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, हमें इस बात का सम्मान करना चाहिए। योगेंद्र यादव को संबोधित करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मिस्टर योगेंद्र यादव जी, जरूरी नहीं कि हम आपके तर्कों से सहमत हो या ना हो, लेकिन इस बात से एकदम सहमत है कि आपने बहुत ही शानदार विश्लेषण अदालत के सामने प्रस्तुत किया है, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे। न्यायाधीश ने कहा कि योगेंद्र यादव जी की दलीलें वेल टेकन थी, यानी अच्छी तरीके से रखा गया था, इसीलिए कोर्ट की सहायता हो गई है। योगेंद्र यादव ने जो मुख्य दलीलें दी है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े मताधिकार हरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए, ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एसआईआर की प्रक्रिया को आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार हुआ है जब मतदाता सूची को लेकर एसआईआर करवाई गई हो और नए नाम नहीं जोड़े गए हो। यानी दोस्तों जो व्यक्ति 18 साल के हो गए होंगे उनके नाम तो ऐड होने चाहिए, तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं शक होता है कि नाम काटने के लिए यह पूरा प्रक्रिया अपनाया गया है दोस्तों। योगेंद्र यादव के एक से बढ़कर एक तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं उनकी जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के करीबी योगेंद्र यादव, जिन्होंने राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा का कैंपेन भी लॉन्च किया था, प्रियंका गांधी के भी काफी करीबी माने जाते हैं दोस्तों, और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट यानी राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर काफी पॉपुलर है दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। और प्रियंका गांधी की ओर से भी भाजपा और एसआईआर को लेकर जोरदार विरोध किया गया दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि संसद भवन में प्रियंका गांधी अपने पार्टी के सांसदों के साथ में विरोध करती नजर आई दोस्तों। उन्होंने बिहार में चल रहे एसआईआर में एक जो मामला 124 साल की महिला वाला सामने आया, मिंता देवी नाम की महिला का दोस्तों, तो उस पर प्रियंका गांधी की ओर से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमकर सवालों के घेरे में लिया गया दोस्तों। प्रियंका गांधी टी शर्ट पहनकर आई जिस पर मिंता देवी का फोटो लगा हुआ था, नाम लिखा हुआ था और 124 साल की उम्र लिखी हुई थी, और 124 साल नोट आउट लिखकर प्रियंका गांधी ने पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एसआईआर की पॉलिसी को लेकर सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। और दूसरी ओर कोर्ट में भी विपक्ष की ओर से अपना दबदबा दिखाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को
इसी तरीके से बिहार के एसआईआर को लेकर और भी बीजेपी सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एसआईआर को वापस लो, पुराना वोटर लिस्ट लागू करो, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर इंडिया ब्लॉक 18 अगस्त को एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। दोस्तों 17 तारीख को बिहार के अंदर सभा शुरू होने जा रही है, यानी यात्रा शुरू होने जा रही है, मार्च शुरू होने जा रही है राहुल गांधी की। लेकिन उसके अगले दिन 18 तारीख को इंडिया ब्लॉक की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है दोस्तों, जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर उम्मीदवार तय किया जाएगा। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में यह बैठक होगी दोस्तों, जिसमें इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं से बात करके अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार तय किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर अपना एक संयुक्त और मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी की कई जगह पर यात्रा होने जा रही है दोस्तों। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं दोस्तों। वोटर अधिकार यात्रा 23 जिलों से होकर गुजरने वाली है। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। राहुल गांधी 17 अगस्त को रोहतास से निकलेंगे, फिर 18 तारीख को औरंगाबाद में दिखाई देंगे दोस्तों, और उसके बाद 19 तारीख को गया और नालंदा के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद 20 तारीख को छुट्टी रहेगी, यानी ब्रेक लिया जाएगा। इसके बाद 21 तारीख को शेखपुरा और लखीसराय से यात्रा निकलेगी दोस्तों। इसके बाद 22 तारीख को मुंगेर भागलपुर जाएगी और फिर 23 अगस्त को कटिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालते नजर आएंगे। 24 तारीख को पूर्णिया अररिया में यात्रा निकलेगी दोस्तों, और 25 तारीख को एकदम फिर से हॉलीडे, शांत रहेगा सब कुछ माहौल। उसके बाद फिर 26 तारीख से राहुल गांधी मिथिलांचल रीजन में जाएंगे दोस्तों, जहां पर सुपौल और मधुबनी में 26 तारीख को मौजूद रहेंगे। 27 तारीख को दरभंगा मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी की सभा होगी दोस्तों और यात्रा होगी। 28 तारीख को सीतामढ़ी मोतिहारी, और उसके बाद 29 तारीख को बेतिया गोपालगंज सिवान, और 30 को छपरा आरा होते हुए 31 तारीख को विश्राम लेकर 1 सितंबर को पटना में यात्रा का समापन हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दें कि ये एक पूरे बिहार के राज्य व्यापी विरोध प्रदर्शन है दोस्तों, और इस मार्च के माध्यम से लोगों को एकजुट करने के पूरे प्रयास है। देखते हैं इंडिया गठबंधन की कौन कौन सी पार्टीज में शामिल होती है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में बोला था कि वोट चोरी को लेकर जो सवाल अभी खड़े हुए हैं और जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये तो अभी शुरुआत, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है, और इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी काम करते नजर आ रही है दोस्तों। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर देशव्यापी कैंपेन लॉन्च करने जा रही है। 14 अगस्त की रात को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालेगी, और दूसरा देश के सभी राज्यों के मुख्यालय में 22 अगस्त से 7 सितंबर तक वोट चोर गदी छोड़ रैली का आयोजन किया जाएगा। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश भर के अंदर मताधिकार को बचाओ के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। एनएसयूआई के नेता और प्रभारी हैं दोस्तों कन्हैया कुमार, और उनके ऐलान का मतलब मामला अब एकदम दूर तक जाएगा और एनएसयूआई के लोग फिर से मैदान में उतरेंगे। युवा कांग्रेस के लोग जिम्मेदारी संभालेंगे दोस्तों। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उद्धव ठाकरे एक बड़ा सनसनीखेज दावा करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बीजेपी के साथ गठबंधन में हुआ करते थे, तब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मुझे बताया कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे का यह बयान अभी चल रहे विवाद को लेकर एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है दोस्तों। आप इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से आगे भी पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुरी तरीके से चुनाव हारने वाली भारतीय जनता पार्टी अब राज्य के फतेहपुर जिले के अंदर हुड़दंग मचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई सारे हिंदूवादी संगठनों ने सारी लिमिट पार कर दी है दोस्तों। जिला फतेहपुर में विवादित मकबरा बताकर, यानी इतने दिनों से जो मकबरा लगातार बना हुआ था दोस्तों, उसे विवादित बताकर गुंडागर्दी करते हुए कानून को हाथ में लेकर पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई दोस्तों। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब प्रशासन की ओर से कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह बजरंग दल के नेता के खिलाफ, अभिषेक शुक्ला मंडल प्रभारी बीजेपी के नेता के खिलाफ, और अजय सिंह जो जिला पंचायत सदस्य है उसके खिलाफ, और देवनाथ धाकड़ बीजेपी के नेता, विनय तिवारी सभासद, और पुष्पराज पटेल के साथ साथ ऋतिक पाल सभासद, पुत्र युवा मोर्चा नेता और प्रसून तिवारी युवा मोर्चा महामंत्री, और पप्पू चौहान समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया दोस्तों। यानी समाजवादी पार्टी का भी एक नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व मिला जो दोस्तों। जैसा ये खबर समाजवादी पार्टी को मिली, मामला लखनऊ तक पहुंचा दोस्तों। तुरंत समाजवादी पार्टी के इस नेता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, चाहे संभल का मामला हो या फिर फतेहपुर का मामला हो दोस्तों, पुलिस प्रशासन के लोगों को इस पूरे मामले पर सचेत रहकर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का सीधा सीधा मामला है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन के लोगों को, उन अधिकारियों और खासकर पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो तोड़फोड़ करने दे रहे और वहां पर खड़े हैं और कुछ एक्शन नहीं ले रहे, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा हुआ है दोस्तों, जिस पोस्ट में वो कहती है कि कुछ ही हफ्तों में शहर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाने की योजना से उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर भी मौजूद नहीं है। पहले से ही शहर के इलाकों में कुत्तों के साथ बुरा व्यवहार और क्रूरता की जाती है। निश्चित रूप से समस्या का कोई बेहतर और मानवीय तरीका निकाला जा सकता है जिससे इन मासूम जानवरों की देखभाल भी हो सके और इन्हें सुरक्षित भी रखा जा सके। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे में हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है दोस्तों। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने इस घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया है, ये निंदनीय काम है। फतेहपुर में 11 अगस्त को 300 साल पुराने मकबरे को तोड़ दिया गया दोस्तों, जो सरकारी धरोहर और एएसआई के अधीन है। यानी सोचिए कि भारत की सबसे बड़ी संस्थानों में से एक संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो भारत के अलग अलग मॉन्यूमेंट को, अलग अलग धरोहरों को संजो कर रखती है, जिससे भारत के इतिहास को संजो कर रखा जा सके। लेकिन वहां जाकर तोड़फोड़ की गई है। ये एक अलग लेवल की गुंडागर्दी है दोस्तों, और इतना गंभीर मामला है दोस्तों कि इस पर यूएपीए से कम कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। उतने कठोर और सख्त प्रावधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि एक एग्जाम्पल बने। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों काफी गरमाया हुआ है दोस्तों, जहां पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान को लेकर सियासी तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक चाचा शिवपाल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई दोस्तों। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे, माफिया और दंगाई है, तो इस पर जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि गुंडे, माफिया, दंगाई कौन है उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। बुलडोजर के कानून से लोगों का गला घोटने और किसानों पर लाठियां बरसाने और जमीनों पर कब्जा करने वाले और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के भाई है। सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय बनाए हैं। आपके परिवार ने दिया है नफरत, महंगाई और जंगल राज। सैफई परिवार ने तो हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास के कार्य किए हैं और इसीलिए जनता सैफई परिवार के साथ खड़ी है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, लिखिएगा जरूर। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है दोस्तों, जहां पर सुषमा गुप्ता नाम की महिला का नाम पालघर महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 6 बार दर्ज किया गया है दोस्तों। हर बार ईपीआईसी नंबर एक अलग है और इसकी जानकारी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि तस्वीरों में है दोस्तों। अलग अलग नंबर से ये पूरा नाम है। इसी से पता चलता है कि किस लेवल की घपलेबाजी चल रही है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीजों को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सबूत लगातार दिए जा रहे हैं और ये सारे सबूत चुनाव आयोग के पास भी है, क्योंकि चुनाव आयोग के खुद का वोटर लिस्ट है जिसमें से लोग ये बातें निकाल कर उनको बता रहे हैं। क्या अभी भी चुनाव आयोग इस मामले पर कन्नी काटेगा? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया दोस्तों। इस डिनर में शरद पवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे दोस्तों। रात्रि भोज में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव, जया बच्चन, डीएमके के कनी मोजी और टीआर बालू और आरजेडी की मीसा भारती मौजूद रही। संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थी दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, उसे लेकर इंडिया गठबंधन आपसी सहमति बनाने का प्रयास करने के लिए चीजें कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर अपना कोई दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ भाजपाई मानसिकता का कोई व्यक्ति जो पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त हो, वो पीडीए से इतर विचारधारा रखता हो, तो समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के सारे में काम करता हो, तो उसको पार्टी से बाहर का ही रास्ता दिखाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने फतेहपुर के अंदर हुए बवाल में शामिल पप्पू चौहान को पार्टी से बाहर करते हुए ये जानकारी दी है दोस्तों, और स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भाजपा मानसिकता वाले काम में संलिप्त पाया गया तो इसी तरीके से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लंबे समय तक याद रखेंगे। चलते हैं एक और साथ साथ बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऋषिपाल सिंह के बेटे की गुंडागर्दी सबके सामने आई है दोस्तों। वो पुलिस वाले को बोलते हैं कि चल हट, भाग यहां से, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूं वरना तुम इंस्पेक्टर हो। इस तरीके से बातें बोलकर डराने की कोशिश पुलिस वाले को भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा कर रहा है दोस्तों। खुलेआम धमकियां दी जा रही है और विधायक का बेटा अपने बाप की गाड़ी लेकर घूम रहा है दोस्तों, जिस पर विधायक लिखा हुआ है और बीजेपी का झंडा भी लगा हुआ है। इससे एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग पूरी तरीके से अहंकार में संलिप्त हो चुके हैं दोस्तों। इन्हें लग रहा है कि इन्हीं का राज चल रहा है, तो पुलिस वाले उनका क्या कर लेंगे। और यही बड़ा कारण है कि पुलिस वाले अगर कह रहे हैं कि गाड़ी थोड़ा साइड कर लीजिए, लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो उस पर भी पुलिस वाले से भिड़ने को तैयार है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि दूर दूर तक भी इस मामले को लेकर कोई एक्शन होगा दोस्तों, या फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा जैसा कि ज्यादातर मामलों के साथ किया जाता है? इसके साथ में देश भर में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं दोस्तों। अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है। दरअसल खबर यह है कि देश भर के अंदर अलग अलग जगह पर कांग्रेस पार्टी की ओर से कई सारे बड़े बड़े स्क्रीन लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इस स्क्रीन के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं और खासकर आम जनता को बताया जा रहा है कि कहां कहां पर वोट चोरी हुई है। दोस्तों मंच भी लगे हैं और यहां तक कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी चीजें दिखाई जा रही है, यानी जैसे सुविधा हो रही है वैसे कांग्रेस पार्टी अवेयरनेस के इस कैंपेन को लॉन्च कर रही है। दोस्तों इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर अभी बैकफुट पर नहीं जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा करेंगे दोस्तों। और जब तक जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं आएगा तब तक ये विरोध लगातार जारी रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, सरकार ने वोट की चोरी की है। अगर लोकतंत्र को रखना है जिंदा तो संसद में एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। बार बार एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार कन्नी काट रही है दोस्तों, जिसे लेकर खड़गे काफी नाराज है। अगर आप भी मानते हैं कि अगर एसआईआर में कुछ छुपाने वाला नहीं है तो फिर आखिर उस पर चर्चा करवाने से दिक्कतें क्यों सामने आ रही है, चर्चा कराने से क्यों बीजेपी के लोग डर रहे हैं? आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर? लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एकदम सही बोल रहे हैं तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर फतेहपुर में जो इतना बड़ा कांड हुआ दोस्तों, इस कांड के पीछे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का सीधा हाथ नजर आता है। इसीलिए जिला अध्यक्ष के खिलाफ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसा किया गया है। हालांकि जिला अध्यक्ष का नाम एफआईआर में नहीं था दोस्तों। इसके बाद अब मुखलाल पाल ने इस घटना की जिम्मेदारी ले ली है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने पुलिस के द्वारा नहीं की गई कार्रवाई के बावजूद जिम्मेदारी ले ली है दोस्तों। हुआ यह है कि एक वीडियो वायरल हुआ है दोस्तों, जिसमें मुखलाल का एक वीडियो में वो कहते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है जो गोली चलवा दोगे, अगर हिम्मत है तो गोली चलवा कर दिखाओ। बीजेपी के अध्यक्ष मुखलाल पाल ने फतेहपुर एसपी को फोन करते हुए ये बातें की है दोस्तों, ऐसा दावा सामने आ रहा है। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हुड़दंग मचाने वाले, यानी बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है दोस्तों, हुड़दंग मचाने वालों के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशासन को इस वीडियो का भी संज्ञान लेना चाहिए कि कैसे पुलिस वाले को धमकी दी जा रही है दोस्तों, और बीजेपी के नेता के खिलाफ क्या आपको लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि खुलकर मामला धीरे धीरे करके सामने आने लगा है। पता चल रहा है कि कैसे एक बड़ी साजिश के तहत ये सारी चीजें की गई है। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दिल्ली के स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में एक रोमांचक मैच देखने को मिला दोस्तों, यानी हाई प्रोफाइल चुनाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ दोस्तों। आमतौर पर बिना किसी मुकाबले के जाने वाले पदों को लेकर, सचिव प्रशासन के पोस्ट को लेकर बीजेपी के नेता दो मैदान में उतरे हुए थे दोस्तों। एक और संजीव बालियान थे, दूसरी और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी थे। राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी से पार्लियामेंट में मुलाकात की थी और कहा था कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया था कि हमारी पार्टी आपको सपोर्ट कर देगी, क्योंकि दूसरी और भी बीजेपी का ही नेता है दोस्तों। ऐसे में इस पोस्ट को लेकर चुनाव में वोट डाल दिए गए हैं। सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसमें वोट डाला है दोस्तों। चुनाव में नतीजों से पता चलेगा कि आखिर किस दिशा में चुनाव मुड़ा है दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं के बीच में जो मुकाबला चल रहा था उसका फायदा कांग्रेस ने उठाया और फूट को और ज्यादा बढ़ाया गया है, या फिर सब कुछ शांति से हो गया है? जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार सरकार में 2 नंबरी और व्यवहार में 2 नंबरी विजय सिन्हा का एक और कारनामा। 2 वोटर कार्ड और जन्म तिथि में गड़बड़ी के बाद अब साहब ने शिक्षा की सूचना में भी फ्रॉड किया है। बिहार कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 2010 में चुनावी हलफनामे के अनुसार 1987 में इंजीनियर यानी डिप्लोमा की डिग्री होल्डर है। 2020 के हलफनामे में 1989 में ये पाठ्यक्रम पूरा किया है, ये दावा करते हैं। सवाल अहम यह है कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण का वर्ष कौन सा था? यानी एक बार दावा करते हैं कि 1987 में उन्होंने इंजीनियरिंग कर ली थी, उसके बाद 1989 में दावा करते हैं, यानी दोनों में से कोई एक एफिडेविट इन्होंने गलत दिया है दोस्तों। और अगर एक भी एफिडेविट गलत निकलता है तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ये नियमों का उल्लंघन है, चुनावों के नियमों का उल्लंघन है। बीजेपी के नेता का ये एक बड़ा मामला पकड़ा गया है दोस्तों। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर योगेंद्र यादव की तारीफ करते हुए रवीश कुमार ने कहा कि शानदार तरीके से आपने अपनी बातें रखी। 2 महीने से लगातार चर्चा के कारण ये मुद्दा थकान की ओर जाने वाला था, लेकिन आपने एक बार फिर से इसको दौड़ा दिया। नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ समझने में मदद मिलने वाली है। यानी काफी रिसर्च करने के बाद योगेंद्र यादव ने डिटेल में जानकारी कोर्ट में दी और ये बात सबको पसंद आई दोस्तों। जिन लोगों ने पढ़ा कि आखिर कोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट दिए गए योगेंद्र यादव के द्वारा, उन सबको योगेंद्र यादव की मेहनत काफी अच्छी लगी दोस्तों। और अब रवीश कुमार भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि योगेंद्र यादव अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एसआईआर को लेकर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उसको रोका जाए। साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद अखिलेश यादव हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए रामगढ़ नेमरा स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे दोस्तों, और उन्होंने स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी दोस्तों। मौके पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन सहित परिजनों से मुलाकात करते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की दोस्तों। और उन्होंने दिशोम गुरु की पत्नी से ही मुलाकात की है दोस्तों। कुल मिलाकर अपने पैतृक आवास पर लगातार मौजूद है झारखंड के मुख्यमंत्री, और वहीं से झारखंड में सरकार चला रहे हैं दोस्तों। ऐसे में कई सारे नेता उनके घर पर पहुंचकर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए ढांढस बंधवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस पर क्या अपनी राय देना चाहते हैं?
देखकर जरूर बताएगा। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव मंजूर हो गया है। दोस्तों स्पीकर ने बनाई कमेटी, स्पीकर ने प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। दोस्तों इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से एक एक न्यायाधीश तथा एक कानूनविद शामिल किए गए हैं। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि उन्हें रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को पोस्ट से हटाने की मांग की गई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।